अब गवाही दो। रोशन रूप पहली मुतरसी सुबह का आगाज हो चुका था, वो भी दरवाजे की ठक ठक और धम धम करते म्यूजिक के बगैर ही कि ये खुली खुली सी सहर रानाइयों भरी शब का आगाज था। उसने अपना आंचल उठाकर ओढ़ा तो कलाइयों में खनकती चूड़ियां बज उठी। शहरयार को बेड टी की आदत थी और उसके आने से कबल वो ये काम खुद सरंजाम देता था। इन उनके घर की मानित यहाँ भी कुल वक्ती मुलाजमा की कमी थी। जो दो तीन थी वो भी अपने टाइम पर आती और काम निपटा कर चली जाती, और जो आजकल मैरिज हॉल में शादी का रिवाज था तो करीबी अहबाब भी वहीं से अपने अपने घरों को सुधार जाते। और जिस तरह शहरयार ने उसके हुजूर दरख्वास्त पेश की थी, अगर जहमत ना हो तो एक कप चाय मिल सकती है, और वो शर्मगी मुस्कुराहट लबों पर सजाते इस बात में सही लाकर रह गई। किचन तक रहनुमाई शहरयार ने कर दी थी और वो खुद वॉशरूम में जा घुसा। और वो किचन के बीचों बीच खड़ी अब खूब दिमाग लड़ाते हुए सोच रही थी कि चाय कैसे बनती है। उसने तो आज तक कभी बावर्ची खाने में झांक कर नहीं देखा था। अक्सर उमर जब अपने लिए चाय बनाता तो एक कप उसे भी अनायत कर दिया करता था। कुछ ख्याल आने पर उसने उमर का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। उठा लो उमर, वो बेचैनी से बोली। इतने में नींद से बोझल आवाज़ उसकी समातों से टकराई। तुम कैसे उठ गई इतनी सवेरे? उसकी हलक को जवाब में वो बोला। उमर, चाय कैसे बनाते हैं? क्या? वो उछल कर बैठा। क्या बदतमीजी है ये? वो दूर से भी उसकी हरकत नोट कर चुकी थी। तुम अपनी वेडिंग नाइट की पहली सुबह इतनी सवेरे उठकर चाय बना रही हो? उमर की हैरत काबिले दीद थी। बना नहीं रही, पूछ रही हूँ। वो सिर मसले की जानिब आई, मगर वो भी खूब तंग करने के मूड में आ चुका था। वो दरअसल बात यह है कि चाय बनाने के 3 तरीके होते हैं। अब तुम्हें कौन सा बताऊं? जो सबसे आसान है, उसने भी तहम्मुल से कहा और मुख्तलिफ कैबिनेट का हंगाल कर मुतलबा अशिया बरामद करने लगी। और फिर उसके कहने के मुताबिक दूध में चीनी पत्ती डालकर चूल्हा जलाया और जब तक चीज़ें समेट कर वापस कैबिनेट में रखी, चाय को उबाल आने लगे। उमर, ये तो उबल रही है, छलक जाएगी। क्या करूँगा? हवास बाख्ता होने लगी। आँच हल्की करो पागल, उमर चिल्लाया। ये आँच क्या होती है? चाय किनारों तक आ चुकी थी। कुछ समझ न आने पर सॉसपैन को पकड़ना चाहा तो उंगलियां जल गई। वो उछलकर पीछे हटी और किसी ने फौरन आगे बढ़कर बर्नर बंद किया, फिर उल्टे कदमों वापस भागा। तब तक शहरयार भी किचन में झांक चुका था। वो अपनी जली हुई उंगलियों को देखते आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। जलन से बुरा हाल था। भाई, ये पेस्ट लगा दें। सलार ने अजदत में ट्यूब पकड़ाई और चला गया। ये कैसा हुआ? वो उसकी उंगलियों पर पेस्ट लगाते तासुब से पूछ रहा था। मुझे चाय बनानी नहीं आती, वो लब काटते हुए धीरे से बोली। ओह गॉड! शहरयार ने अपना सर थाम लिया। तो जान पहले बता देती ना, शहरयार ने कहा। आपको इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। एक और चवास। अब सर की बजाय दिल थामने की बारी थी शहरयार की। बस इन्हीं अदाओं से मात खा गए हम तो। लो भला, ये क्या बात हुई? पहली सुबह ही बहू को किचन में घुसा दिया। आयशा आंटी अमरीन की उंगलियों पर बरनाल लगाते शहरयार को डपट रही थी, जबकि वो मुसलसल मुस्कुराते जा रहा था। अब नाश्ता कैसे करेगी वो? उन्होंने तमाम लवाजमात में इस पर मुंतकिल करते उसे घुरा तो वो उसने भी झट से अपनी खिदमत पेश की। मैं करवा देता हूँ। गरम गरम पूरियाँ, हलवा, चने और चाय के अलावा ब्रेड, मार्जन, बॉयल अंडे भी थे। शहरयार ने निवाला उसकी सिमत बढ़ाया तो अमरीन की नज़रें बेसाख्ता सलार की जानिब उठ गई, जो उसके सामने वाली कुर्सी संभाले यूं ही बेजार सा बैठा था, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया हो। रात भी उसे मुख्तलिफ आवाज़ें आती रही थी। हर कोई सलार को ढूंढ रहा था कि रस्म के लिए वो भाभी के पास आकर बैठे, लेकिन उसने रोक टोक इनकार कर दिया था कि मुझे ऐसी फजूल रस्में नहीं पसंद, और सब ख्वातीन उसे पुकारती रह गई। मगर वो उसे फूलों का गुलदस्ता और मुद्दकाय में गोल्ड ब्रेसलेट थमाकर जा चुका था। आयशा आंटी मुलाजमा से किचन की सफाई करवा रही थी। अंकल अभी तैयार नहीं हुए थे। सलार ने उसे यूं अपनी जानिब देखता पाया तो ऑरेंज जूस का गिलास एक ही घूंट में चढ़ाकर उठ खड़ा हुआ। पीछे वो दोनों ही रह गए थे। सलार काफ़ी रिजर्व है। उसने ख्याल आराई की कि शहरयार ने जाते हुए सलार को देखा और अजदगी से बोला। मेरा भाई तो बहुत शौक और शरारती हुआ करता था, बस दिल के मामले में किस्मत ने साथ नहीं दिया। कौन थी वो लड़की? अमरीन ने दिलचस्पी से पूछा। बस ठीक हुई, तुम छोड़ो इस बात को, जल्दी नाश्ता करो, फिर मैंने तुम्हें पार्लर छोड़कर खुद भी कहीं जाना है। शहरयार अजलत में बात बदल गया। वलीमे का फंक्शन डे का था। कुछ उसे कामों की भी जल्दी थी। अभी उसे बुटीक से अपने वलीमे का सूट भी लाना था। वो भी सब भूलकर अपनी बातों में लग गई। वलीमे के बाद दोस्त अहबाब के यहाँ दावतों का सिलसिला चल निकला था। वो ख़त्म हुआ तो दोनों अपने हनीमून के लिए पेरिस चले गए। वहाँ से 2 हफ्तों के बाद वापसी हुई। कल सुबह से शहरयार को बाकायदा अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। उसके दफ्तर जाने के बाद अकेले लाउंज पर बैठी अमरीन काफ़ी बोरियत महसूस कर रही थी जब आयशा आंटी तस्वीरों का एल्बम उठाए चली गईं। ये कब आई? वो खुशदिली से उठ बैठी।
2-4 रोज़ ही कबल आई हैं, उन्होंने जवाब देने के साथ एल्बम से थमाया, खुद फ़ोन रिसीव करने चली गई। अमरीन तस्वीरें देखने में मगन थी जब सालार चाय का कप उठाए उसके पीछे आन खड़ा हुआ। ठहरें प्लीज़। अमरीन पेज टर्न करने वाली थी जब अचानक सालार ने टोक दिया। वो रुककर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी, कहीं वो उसकी बजाय तस्वीर में उसके साथ खड़ी सिंदस को देख रहा था। ये कौन है? नीचे झुकते उसने सिंदस की तस्वीर पर हाथ रखा। मेरी दोस्त है। लेकिन मैंने तो इसे शादी में नहीं देखा, सलार ने कहा। हाँ, इसकी अम्मी बीमार थी तो ये बस थोड़ी देर के लिए आई थी। किसके साथ आई थी? सलार ने पूछा। अपने भाई के साथ आई थी। सलार के पेट सवालात पर अमरीन को कौफ होने लगी। आखिर वो इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा था जबकि भाई के नाम पर ठिठक सा गया? क्यों इसका हस्बैंड नहीं आया था? हस्बैंड? अब की बार अमरीन चौंकी। इसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, अमरीन ने कहा। आपको अच्छी तरह पता है इसकी शादी नहीं हुई? हाँ, दोस्त है मेरी, फर्स्ट ईयर से BS तक हम साथ ही रहे थे। हो सकता है कहीं बात चल रही हो? सलार ने पूछा। नहीं भैया, अभी तो इसकी बड़ी बहन भी मौजूद है। अच्छा। अमरीन ने सलार के सुख पड़ते चेहरे को देखा, जैसे कुछ जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर वो उसके बोलने की मुंतज़िर रही, फिर वो दोबारा उस तस्वीरों की तरफ मुतवज्जो हो गई। सलार को उसकी आखिरी फ़ोन कॉल याद आई। डैडी मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। भाभी? अमरीन फिर से सर उठाकर उसे देखने लगी, जो अब की बार उसके सामने आन बैठा था। मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूँ। और सलार की फरमाइश पर अमरीन ने कदरे सर पटाकर उसे देखा। यूँ अचानक शादी का ख्याल कैसे आया? मम्मी और डैडी से मैं बात कर लूँगा, आप बस जाने की तैयारी करें। सलार फैसला कुन अंदाज में कहकर चला गया तो सारा दिन उलझती रही, और जब रात को शहरयार से बात हुई तो सुनकर खुश हुआ था। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम कल ही ले चलेंगे प्रपोजल। वो सलार से भी ज़्यादा जल्दबाज था, और फिर बाकी के मराहल काफ़ी खुश असलूबी से तय हुआ और बारात का दिन आ पहुँचा। अमरीन, जल्दी चलो भाई, देर हो रही है। शहरयार उसे पुकारता अंदर आया और फिर दरवाजे पर ही मबूत सा रुक गया। नेवी ब्लू साड़ी में अमरीन बहुत हसीन लग रही थी। इतनी सजावट? अमरीन का शहरयार का इशारा फूलों के कंगन और चमकती हुई बिंदिया की तरफ था। उतार दूँ? अमरीन मासूमियत से बोली। अरे नहीं यार, बस एक काजल का टिका लगा लो, बहुत सी नज़रों की बचत हो जाएगी। आप अपनी फिक्र करें, बहुत ख़राब है ये। वो हंसते हुए परफ्यूम स्प्रे करने लगी। शहरयार ने उसके गले में बाजू डाल दिया। कितनी खूबसूरत लग रही हो, काश के तुम्हारी जैसी 3 और होती। मेरे जैसी अगर शर्त है तो फिर एक पर ही इक्तफा करें। आपके अमरीन नाखूनों पर क्यूटिक्स लगा रही थी। शहरयार फुल शरारत के मूड में था। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं हेल्प करा दूँ? अमरीन इत्मीनान से बोली। तुम जेलस क्यों नहीं होती? शहरयार ने उसकी लट खींची। आप फरमाइश भी तो मेरी जैसी की करते हैं तो इस पर मगरूर तो हुआ जा सकता है, जेलस नहीं। अमरीन उसकी गिरफ्त से निकलकर दरवाजे की सिमत बढ़ी। बात तो सुनो, शहरयार ने उसे पुकारा। अब भला देर नहीं हो रही? अमरीन बावर कराते बाहर निकल गई। शहरयार भी उसके हैंड बैग उठाए पीछे लपका। लॉज में खड़ी वो बेसाख्ता हंसती हुई लड़कियों को एक और बहाना मिल गया था। शहरयार भाई, शादी के बाद यही काम होता है। एक लड़की ने हंसते जुमला कसा तो वो खज्जल सा होकर सर को जाने लगा। खबरदार जब मेरे मियाँ को तंग किया तो। सलार को हार पहनाते उसने दूर से आंखें दिखाई। ओए होए, एक और ज़बरदस्त मायने कहका ओवर पड़ा था। बारात में चंद करीबी अहबाब भी शामिल थे। बस ज़्यादा गैदरिंग इसलिए नहीं थी कि सुंदस का ताल्लुक मतवस्त तबके से था। उन्होंने शादी का अरेंज भी घर में ही किया था। बारात गई, निकाह हुआ और खाना खाकर वो लोग दुल्हन को घर ले आए। वलीमे का फंक्शन 1 हफ्ते बाद था, सो मेहमान शाम के बाद रुखसत हो गए, और वो भी मुख्तलिफ रस्मों के बाद सुंदस को बेडरूम में छोड़कर अपने कमरे में चली आई। खूब थकन के बाई सब तो बुरा हाल हो रहा था। अमरीन लिबास तब्दील करने के बाद अपनी साइड पर आकर लेट गई। यार, थोड़ा सर ही दबा दो। और ये भी करीब बुलाने का एक अंदाज था। क्यों, मैं आपकी नौकरानी हूँ? अमरीन ज़ेरे लब हंसी। अच्छा तो फिर क्या हो? शहरयार मसनूई रूप से बोला। रानी। अमरीन ने करवट बदले ही जवाब दिया। कहाँ की? शहरयार उसके ऊपर झुकाया। शहर दिल की, अमरीन शौकी से बोली। शहर दिल में तो कई और हैं। वो मशकूक हुआ। हाँ, लेकिन दिल का शहर तो एक ही होता है ना। अच्छा जी। शहरयार ने हाथ बढ़ाकर उसका रुख अपनी सिमत किया। मैं हमेशा से ही चाहता था कि मेरी बीवी का किरदार शफाफ आईने की मानित हो। वो उसके बालों की लट को अपनी उंगली पर लिपेटते बता रहा था, और अमरीन की रंगत मुतगैर हुई थी इस बात पर। सुंदस, क्या हुआ? अगले रोज़ वही सबसे पहले उठकर सलार के बेडरूम आई और बेड पर बैठी सुंदर को देखकर परेशान हुई। शादी की पहली सुबह उसने किसी दुल्हन को इतनी उजड़ी हालत में नहीं देखा था। बिखरे बाल, शिकन आलूद लिबास,
मुतवर्रम आंखें, टूटी हुई चूड़ियों के कांच उसकी कलाइयों में खुबे हुए थे। वो भी एक नौबियाता लड़की थी। शहरयार ने तो कभी उसके साथ वहशियों जैसा सलूक नहीं किया था। सुंदर की हालत देखकर यकलक उसका दिल गम और गुस्से से भर गया। जाओ प्लीज शावर ले लो और अपनी हालत दुरुस्त करो। अमरीन उसकी टूटी बिगड़ी हालत से नजर चुराते बोली। बहुत प्यार से उसे उठाकर वॉशरूम भेजा और खुद उसका नाश्ता बनाकर कमरे में ले आई। लेकिन सुंदर से कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। निवाले उसके हलक में अटक रहे थे। आई एम सॉरी सुंदर। अमरीन उसके सामने शर्मिंदा हो रही थी कि रिश्ता तो उसके दोस्त ही हुआ था। मैं नहीं जानती कि सलार लब काटते उसने जुमला अधूरा छोड़ा। तुम फिक्र मत करो, आंटी से बात कर लूंगी मैं, वो अच्छी तरह पूछ लेंगी उसके साथ क्या मसला है। वो मुझे छोड़ देगा अमरीन ने उससे मुझे घर से निकल जाने को कहा है। सुंदर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अरे कैसे कैसे छोड़ देगा? अपनी पसंद से उसने शादी की है। मैं, अंकल, आंटी और शहरयार सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। अमरीन उसे तसल्ली से नवाजने के बाद अपने कमरे में आकर शहरयार से उलझ पड़ी। मेरी दोस्त के अलावा वारिस थी जो आपके भाई ने उसके साथ शादी की, एक रात गुजारी और अब घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। क्या बकवास है? यशो यार की पेशानी पर एक साथ कई बलनुम उदार है। ये उससे जाकर पूछे। अमरीन गुस्से से कहते हुए बेड पर बैठी। अजीब तमाशा है। शहरयार बुड़बुड़ाते बाहर निकल गया, लेकिन सलार का सारे घर में कहीं पता ना था। फिलहाल उसने मम्मी और डैडी से इस बात का जिक्र नहीं किया। वो पहले सलार से खुद बात करना चाहता था और जब तक उसकी वापसी हुई उसे नींद आ चुकी थी। तुम गई नहीं अभी तक? सुंदस को अपने कमरे में मौजूद देखकर सलार का तैश ओद कर आया था। सुंदस का दिल सीने में सुकड़ कर फैला। इतनी बड़ी सजा अगर सुना ही रहे हो तो जुर्म भी बता दो। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी शादी हो रही है? तुम एक मजबूर लड़के हो जिसके माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दिया। बेवकूफ़ बना रही है तुम मुझे। सलार उसका बाजू खींचते गुर्राया। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुंदस का दिमाग माउफ होने लगा। शायद कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। ये तस्वीर समझ में आ रही है तुम्हें? सलार ने अपना सेलफोन निकालकर उसके सामने रखा, जिसकी एलसीडी पर उसकी तस्वीर चमक रही थी। और कुछ मजीद इंकशाफ के बाद सारे मंजर उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगे। सुंदर अपनी जगह सुन सी बैठी रह गई। कल तक तुम मुझे इस घर में नजर ना आओ, डाइवोर्स पेपर में तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। सलार अपना फैसला सुनाकर जा चुका था। वो अमरीन से कह रही थी, अमरीन तुम जानती हो ना कि वो मैं नहीं थी। और उसकी आंखों के आगे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। ठक ठक ठक। गहरी पुरसुकून नींद पर यह आवाज़ किसी हथौड़े की मांद उसकी समातों पर बरस रही थी। नींद से बोझल लंबी पलकों को कसलमंदी से खोलते उसने खासी नागवारी से दरवाजे की सिमत देखा। गोया वो आवाज़ की सिमत का तयन कर चुकी थी। अगले ही पल उसकी सुनहरी आंखों ने वॉल क्लॉक का रुख किया। 7:10 हो चुके थे। 8 बजे उसका कॉलेज था। दस्तक लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। कपल एक सिमत उछालते वो छलांग लगाकर बिस्तर से उतरी और सीडी प्लेयर ऑन करने के बाद खुद वॉशरूम में जा घुसी। बेडरूम बूफर की तेज आवाज़ से धमक उठा था और अब कमरे की साकत फिजा में मिडोना के सुर बिखर रहे थे। बाहर खड़े उमर को इशारा मिल चुका था कि मोहतरमा बेदार हो चुकी है। वो उल्टे कदमों से सीढ़ियाँ उतरते हुए नाश्ते की मेज़ पर आन बैठा, जहाँ उसके डैडी मारूफ बिजनेसमैन गौहर रहमान अखबार बीनी में मशगूल थे और मम्मा किचन में खड़ी मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। ऐना उठ गई? हस्बे मामूल उन्होंने उमर से इस्तफसार किया। जी। उमर ने ताबेदारी से सर हिलाया और फिर उठकर मम्मा की मदद के ख्याल से मेज़ पर उनके साथ मुख्तलिफ लवाज़ सेट करने लगा। मम्मा उसके एहसास दुमिनदारी पर निहाल होकर रह गई थी। ऐना और उमर उनके 2 ही बच्चे थे। उमर जितना मुअद्दब और सुलझा था, ऐना उसके बरक्स इतनी ही ज़िद्दी, नटखट और टॉमबॉय किस्म की लड़की थी। अभी भी गीले बालों में टॉवल लिपेटा उसने सीढ़ियाँ उतरने के बजाय रेलिंग से स्लाइड लगाई कि नाइला बेगम का दिल उछलकर हलक में आ गया। ऐना, आखिर तुम कब सुधरोगी? गुड मॉर्निंग डैड। हस्बे मामूल उसने गौहर रहमान के गले में बाजू डालकर अपना गालों के रुखसार के साथ मस किया और कुर्सी संभाल गई। कीमा भरे पराठों के साथ मुकम्मल इंसाफ करते हुए साथ साथ एक नज़र अखबार पर भी डाली जा रही थी। ऐना जल्दी करो, उमर ने रिस्ट वॉच से नज़र दौड़ाते जिद होकर कहा, मगर मजाल है जो उसकी सुस्त रवैये में कोई कमी आई हो। अब वो दूध में ओल्टिन मिलाकर घूंट-घूंट खलक उतार रही थी। 1 मिनट में अगर तुम ना आई तो मैं चला जाऊंगा। अपना बैग और फोल्डर उठाकर उमर धमकी मयस लहजे में कहता तनपन करता लॉन्च की सीढ़ियाँ उतर गया। ऐना ने मासूमियत भरी शिकायती नज़र बाप पर डाली। देखा आपने डैडी? हाँ तो ठीक कहता है वो, रोज़ भी तुम्हारी वजह से उसे देर हो जाती है। नाइमा बेगम ने बरवक्त मुदाखलत करते उमर का दिफा किया। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि गौहर रहमान उसे नई गाड़ी लेकर दें।
एक तो ना ऐना की ड्राइविंग का कोई भरोसा नहीं था और दूसरा वो उसकी मोटी और मनमोजी टाइप फिटनेस से खूब अच्छी तरह आगाह थी। गाड़ी लेकर देने का मतलब था कि जो 2-4 दिन में उसकी शक्ल देख लेती थी वो उससे भी महरूम हो जाती और हर बार और बाहिर उमर हॉर्न पर हाथ रुक चुका था, गोया ये आखिरी वार्निंग हो। मम्मा की बेजा हमायत पर मुंह फैलाकर उठ खड़ी हुई। यूं शक्ल के जाविये बिगाड़ कर मेरे साथ ना जाया करो। उमर ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया तो वो भड़क उठी। माइंड योर लैंग्वेज, बड़ी हूँ तुमसे। 7 मिनट बड़े होने का एहसास अगर आपको हासिल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर खामखा का रौब डालें। यू टर्न लेते हुए उमर ने ऐना के सुख चेहरे को देखा तो खशमगी नजरों से उसे घूरते हुए बोली, गाड़ी रोको। फिर तुमने पेन लेना होगा। मुझे समझ नहीं आता हर रोज तुम एक नया पेन क्यों लेती हो, शायद मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन आज मैं भी टाइम पर कॉलेज जाऊंगा और ये गाड़ी अब तुम्हारे कॉलेज के गेट पर ही रुकेगी। उमर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जबकि कॉलेज गेट ने ऐना की दुखती रिक पर हाथ रख दिया था। उसने चुपके से डैशबोर्ड पर हाथ रखा, उमर का कीमती पेन उठाया। यह पेन उसे इंग्लिश की टीचर सानिया के जोड़े में अटकाना था। उनका जोड़ा इसे इतना पसंद था कि उसमें लगाने के लिए वो एक रोज नया पेन ले जाती थी। सेकेंडरी स्कूल की मखसूस सुर्ख बिल्डिंग देखकर उसका मूड बिगड़ जाता था। मामा ने उसे कॉलेज में एडमिशन की परमिशन नहीं दी थी। उनका ख्याल था कि कॉलेज का ज़्यादा ना माहौल उसे बिगाड़ देगा। स्कूल गेट से अंदर दाखिल होने तक असम्बली हो चुकी थी। ऐना ताखिर से आने वाले तलबा में बैग कांधे पर डाले एक अदा से खड़ी च्युइंगम चबा रही थी और खिड़की से झांकती सुंदस, महरीन और उमामा हैरत से आंखें फाड़े उसका हुलिया मुलाहिजा कर रही थी। हाफ स्लीव्स लॉन्ग शर्ट के साथ चिस्ट कैपरी तले सुर्ख और सफ़ेद पिरलियाँ अपनी झलक दिखा रही थी। नाजुक पैर हाई हील वाली सैंडल में मुकीद थे। घुंघराले बाल शानों पर बिखरे थे जिसकी लटें रुखसारों से बोसा कुना थी। लेट फाइन अदा करने के बाद वो क्लास में आई और पूरी क्लास मुंह खोले तंबखुद थी। एक लड़की जो पिछले 1 हफ्ते से अबाया पहन कर आई थी, उसका ये गेटअप शॉकिंग होने के साथ साथ नाकाबिले फहम भी था। ऐना, ये तुम हो? सबसे पहले सुंदस को होश आया। क्यों, मेरे सर पर क्या सींग निकल आए हैं? वो इत्मीनान से कहती अपनी सीट संभाल चुकी थी, लेकिन क्लास में मौजूद लड़कियां हनूज गर्दन घुमाए से देख रही थीं। तुम्हारा अबाया क्या कहाँ है और ये क्या पहन रखा है तुमने? कैप्री? मैंने की नजरें उसकी बरहना पिंडलियों पर जमी थी। वो उसकी आंखों से झलकते हैरतअंगेज़ तासुरात को एंजॉय करते लापरवाही से बोली, अब फैशन बदल चुका है। तो तुम अबाया फैशन के तौर पे पहनती थी? यस माय डियर। उसने रोमाना के सर पर पेंसिल मारी और झुककर बैग से नोटबुक निकालने लगी। टीचर क्लास में आ चुकी थी। बेड पर नींदराज म्यूजिक सुनने के साथ साथ वो एक फैशन मैगजीन की वर्कगर्दानी करने में मशगूल थी जब अचानक मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। कोई अजनबी नंबर था। उसने यस का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो। गंभीर मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो सीधी हो बैठी। किससे बात करनी है? उसने झिझकते हुए पूछा। तुमसे, वो बेधड़क बोला। अच्छा तो बात करो। तुम्हारा नाम क्या है? ऐना। ऐना, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वाई नॉट? वो फराग दिली से बोली। और रियली? उसे जैसे धचका लगा था। इसमें ताजुब क्या क्या बात है? उसका हौनिक चेहरा तस्वीर में लाकर वो हिज़ उठाई बोली। यकीन नहीं आ रहा कि कोई लड़की इतनी आसानी से एक अनजान शख्स की फ्रेंडशिप ऑफर कबूल कर सकती है। हाँ तो मैं ऐसी ही हूँ। गोया उससे अपने ऐसे होने पर फख्र था। क्या कर रही हो? गोया उसे म्यूजिक सुन रही हूँ। कौन सा सिंगर पसंद है? कोई भी नहीं। क्यों? संगीत का ताल्लुक आवाज़ से होता है। वो हंसी। अच्छा, वो जैसे लाजवाब सा हो गया तो उसका अंदाज बता रहा था जैसे वो फर्स्ट टाइम किसी रॉन्ग कॉलर से बात कर रहा हो, खुसूसन किसी लड़की से। डिनर का टाइम हो चुका है, मैं जा रही हूँ। क्या आइटम है आज खाने में? वो बात बढ़ाने को बोला। ये तो डाइनिंग रूम में जाकर देखूंगी। तुम खाना नहीं बनाती? हमारा शेफ बनाता है। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? अर्जेंट मोबाइल दोस्ती। ओके, फिर बात होगी। ऐना ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की। रॉन्ग नंबर्स पर बात करना उसका दिलचस्प मशगला था, लेकिन खुद को पुरस्कार शो कराने के लिए वो किसी से भी लंबी बात नहीं करती थी। डैडी उससे पूछे कि मेरा पेन कहाँ है। वो जैसे ही डाइनिंग रूम में आई, उमर उसको देखते हुए बोला, मुझे क्या पता तुम्हारा पेन कहाँ है? डैडी मुझसे क्यों पूछेंगे? ऐना साफ मगर गई। छोड़ो उमर, एक पेन ही तो है। डैडी बेजारी से बोला तो ऐना ने हंसते हुए सोचा छोड़ा। क्या पता इसकी गर्लफ्रेंड ने दिया हो। और उमर का निवाला संगीन इल्जाम पर हलक में अटकने लगा। गोहर रहमान ने मशकूक नजरों से उसे देखा। डैडी, ये बहुत बड़ी छूटी है। उमर बस ये कहकर सर झुका गया। लॉन के 6 चक्कर वो लगा चुकी थी, लेकिन अभी 7वां चक्कर बाकी था। खिड़कियों से झांकती रेलिंग पर झुकी और आती जाती लड़कियां तरह भरी नजरों से उसे देख रही थी।
और सबको हाथ हिला हिलाकर अपना 7वां चक्कर लगा रही थी। उसके चेहरे पर ना कोई शर्मिंदगी थी, ना नदामत का सार। यूँ लग रहा था जैसे पनिशमेंट की बजाय आउटिंग पे निकली हो। आज 1 हफ्ता हो चुका था उसे मैथ के टेस्ट में 0 लेते हुए, जिसकी सज़ा लॉन में 7 चक्कर लगाने को मिलती थी। एना, अब तो शर्म कर लो, सारे स्कूल में बदनाम हो चुकी हो, कोई सज़ा को भी इतना एंजॉय कर सकता है? सुंदस ने मिनरल वाटर की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो एना खिलखिलाकर हंस पड़ी। असल में बात यह है कि मॉर्निंग वॉक के लिए मुझसे उठा नहीं जाता, तो वेट लूज करने के लिए ये वॉक अच्छी है। एना अपने मखसूस अंदाज में बोली। अपने टाइप का एक ही किरदार हो तुम। सुंदर सर झटकते मुस्कुरा दी। क्लासरूम के आखिरी कॉर्नर पर लड़कियों का झुमगट्टा सर जोड़े कुछ देखने में मगन था। यह क्या हो रहा है? सुंदर उनके सर पर खड़ी पूछने लगी। समरा की एंगेजमेंट पिक्चर है। सुंदर ने उसके कान में घुसते हुए दिला दी। बड़ा हैंडसम है समरा का फियांसी। रोमाना इसी झमगट्टे से बाहर निकली। समरा भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मेहरीन ने उसे तपाने की खातिर खामोखा में समरा को सराहा। वो जानती थी एना की और उसकी एक पल के लिए भी नहीं बनती थी। टीचर्स तक आजिज थी दोनों की नोकझोंक पर। समरा ने उन्हें सीरियस समझ के क्लासरूम का पता पूछा था। हालांकि ये कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं थी जहाँ क्लासेस ढूंढने में कोई वक्त दिक्कत होती, फिर भी एना ने उसकी अक्ल पर मातम करते हुए उसे सीढ़ियों के दाएं जानिब बने टीचर्स वॉशरूम का रास्ता बता दिया था। वहाँ से अच्छी खासी झाड़ सुनने के बाद जब वो वापस आई तो उसे माजत करते हुए अपने मखसूस खुलूस दोस्ती और तामन का भरपूर यकीन दिलाते पटाखों की एक लड़ी थमाकर उसने कहा, बस तुम्हें इन्हें चलाकर रोस्टरूम के नीचे रखना है, बाद में तुम्हारा नाम लगा देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। टीचर अलवीना का उस रोज क्लास में पहला पीरियड था। अपना तारुफ कराने के लिए उन्होंने जैसे ही लब खोले पूरी क्लास पटाख पटाख की आवाज़ से गूंज उठी और टीचर अलवीना से अचानक अपनी साड़ी संभालते हुए यूं ही उछली। हाई हील पर उनका पाँव रिपटा और वह धड़ाम से नीचे। कैकों की आवाज़ एकदम गहरे सुकूत में ढल चुकी थी। सम्रा की रंगत कुछ देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस दोनों की तलबी हुई तो एना ने साफ मुंह करते हुए कहा, आप क्लास से आकर पूछ लें। सारी क्लास ने इसे रोस्टरूम के नीचे पटाखे रखते देखा था। मैंने तो दूसरी रो के फ्रंट पर बैठी थी और समरा इस गलत गोई पर हक तक खड़ी मिनमिनाते हुए प्रिंसिपल की डांट सुनती रही। मिस अलवीना से एक्सक्यूज करने के बाद जब क्लास में आई तो हर कोई सजाइए नजरों से उसे देखते जहरीला मुस्कुरा रहा था। और वही दिन था और आज का दिन दोनों की दुश्मनी का आगाज था। लॉन्च में रखे सोफे पर बैठी वो बज़ाहिर टीवी में मगन थी, मगर समरा की तस्वीरों में उलझा था। सब लड़कियां कैसे उसकी किस्मत पर रश कर रही थी, जैसे एंगेजमेंट के बजाय हफ्ता तकलीम की दौलत उसके हाथ लग गई हो। और सबके कमेंट्स पर कैसे गर्दन अकड़ाए बैठी समरा ब्लश कर रही थी। एना का सर बजा, लेकिन आज उसका रॉन्ग कॉल से बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। उसने पावर ऑफ करके कॉलिंग पर मोबाइल उछाल दिया। क्या बात है ना? नाइमा बेगम ने उसकी खामोशी से ज़्यादा बेजारी उकताहट बड़े अंदाज को नोट किया, वरना एक जगह टिककर बैठने वालों में से वो नहीं थी। अभी कुछ देर कबल उमर ने रैकेट उसकी जानिब उछालते बैडमिंटन खेलने की ऑफर की थी। उसने मूड नहीं है ये कहकर मना कर दिया। मामा, मैं चाहती हूँ आप मेरी शादी कर दें। क्या? वो अचानक ऊँचनी जैसे कि बिच्छू ने ढक मार लिया हो। इतना ओवर रिएक्ट कैसे करने की क्या ज़रूरत है? एना उनके माथे की शक्ल देख खफकी से बोली और वो अपने हवास इकट्ठे करते हुए चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? क्यों, क्या शादी पागल लोग करते हैं? एना ने पूछा। कौन है वो? अगले ही पल उन्होंने कड़े तेवरों से दरियाफ्त करा। कौन वो? एना छनबे से बोली। जिसने तुम्हारे सर पे शादी का भूत सवार किया है। ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं इस लाइफ से फेड अप हो चुकी हूँ। कोई बिग एंड गुड चेंज होना चाहिए। एना बोली। पहले अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर लो। वो रसानियत से बोली। मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इस बात पर गौर करें जो मैंने की है। एना फैसला सादे करती उठकर ऊपर चली गई, जबकि पीछे वो सर पकड़ कर रह गई थी। भला ये कोई कपड़ों जूतों की फरमाइश तो थी नहीं जो झट पटोरी से निकाल कर उसे दे दी जाती। एना, ये रिंग्स डायमंड के हैं? आज फिर क्लास की तमाम तवज्जो उसकी जानिब मबजूल थी। लड़कियां उसकी डायमंड इयररिंग्स, लॉकेट और सुर्ख याकूत अहमर से मुज़य्यन ब्रेसलेट को काफ़ी पुरशौक नज़रों से देख रही थी। पेंडेंट में चमकता हीरा सबकी नज़रों में खैरा किए दे रहा था। एना, ये जेवर उतार के बैग में रखो, कॉलेज में इसकी परमिशन नहीं। टीचर एना ने डपटते हुए कहा तो उसने बैग से स्कार्फ और ग्लव्स निकाल कर पहन लिए। अब तो नज़र नहीं आ रहा ना? एना ऐसे ही हर किसी को जिच करके रख देती थी। कॉलेज वाले उसे रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके फादर गौहर रहमान कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी थे। अपनी हैसियत का उसे अच्छी तरह अंतराग था और सबके तवज्जो खुद पर मरकूज रखने की खातिर हमेशा ही ऐसी उटपटांग किस्म की हरकतें क्या करती थी। तुम बहुत बदतमीज़ लड़की हो। सर झटकते टीचर एनम ने नागवारी से कहा तो वही मुस्कुराई जैसे मिस वर्ल्ड का खिताब मिल गया हो। थैंक यू मैम। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही। उसका अंदाज में सनम को सटता पैर सुलगा गया। हाँ, तो इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? जिस तरह अच्छे खूबसूरत सहीन किस्म के लोग होते हैं वैसे बदतमीज़ भी होते हैं। उनके लिए ही तो ये लफ्ज़ बना है, वरना फिर आप किस बदतमीज़
आप बदतमीज़ किसको कहती? ऐना बाकायदा जरा पर उतर आई। मिस सनम ने लब्बी से रुस्तम पे रखी किताब खोलकर लेक्चर की सिमत मतवजा हुई। उनकी और उसके नींबा लब सुंदस की जोरदार चुटकी पर बांह पेवस्त होकर रह गए। तुम कैसे इतना निडर होकर बोल लेती हो? मैरीन ने तासुरकुन अंदाज में पूछा तो सुंदस ने उसे देखकर जोर से धिप लगाई। इसे बिगाड़ने में सबसे ज्यादा तुम लोगों का हाथ है। सरजनिश करने के बजाय यूं मुतासिर होती हो जैसे वो टीचर से बदतमीजी करने के बजाय माउंट एवरेस्ट फतह करके आई हो। सुंदस जली बैठी थी। मैंने क्या कहा है? वो खामोश बैठी रोमाना इस इल्जाम पर तड़प उठी। इस दौरान नाना का सेलफोन बजने लगा। उसने सबको खामोश करने के बाद गैस का बटन प्रेस करने के साथ साथ स्पीकर भी ऑन किया। अना कहाँ हो तुम? कल से तुम्हारा सेलफोन ऑफ था। इतनी टेंशन हो रही थी मुझे, सारी रात तुम्हें कॉल करता रहा हूँ। अभी सारी क्लासेस बंक करके फिर से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। जो कोई भी था नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। अच्छा, मैं तुमसे कुछ देर में बात करती हूँ। कॉल अटेंड करने के बाद वो उसके जज्बातीपन पर हंसते हुए पीछे घास पर लड़क गई। कौन था ये? सुंदस ने घूरा तो ऐना बमुश्किल अपना कहका जब्त करते बेनियाजी से शान झुकाकर बोली, होगा कोई फर्स्ट ईयर फूल। और तुम उसे बेवकूफ़ बना रही हो। देखो है ना, लड़कियों को ऐसा मजाक नहीं करने चाहिए। बोरिंग बातें मत करो। यही तो उम्र होती है एंजॉयमेंट की। फिर कल को शादी, बच्चे, घरेलू मसरूफियात। कुछ तो ऐसा एडवेंचर होने चाहिए जिन्हें याद करके हम ढेर सारा खुश हो सकें। ऐना बोली, औरत का किरदार शफाफ आईने के मानित होता है। मर्द को अगर उस आईने पर हल्की सी धूल नजर आ जाए तो औरत उसके दिल से उतर जाती है। यही खुशी की बात तो वो किसी का दिल तोड़ने से नहीं मिलती। सुंदर उसको समझाते हुए बोली, मैंने किसका दिल तोड़ा है? ऐना इतने लंबे लेक्चर पर भड़क उठी। ये लड़का जो तुम्हारी वजह से रात भर जागता रहा है, सुबह से कॉलेज में क्लासेस बंक करके बैठा है। कुछ तो उम्मीदें दिलाई होंगी ना तुमने इसे। पागल तो नहीं हो? तुम्हें लगता है वो सच बोल रहा है? अरे यार, उसको कुछ समझाओ। पता नहीं किस सैयारे से उधर किस दुनिया में आ गई, या फिर पॉज कर रही है। अपना सेलफोन और नोटबुक उठाकर ऐना एक झटके से उठकर चली गई। मैरीन और रुमाना ने तासुब बड़ी नजरों से सुंदस को देखा तो सुंदस बेबसी से बुड़बुड़ाई। उसका लहजा झूठ नहीं लगता था। ऐना वो टाइल्स पर खड़ी वॉकमैन कान में लगाए स्क्रीन खा रही थी जब उमर तनफन करता उसके सर पर आन खड़ा हुआ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसके तेवर अच्छे खासा जहाँ चना था। क्या? ऐना मुतासिर हुए बगैर बोली, तुम शादी करना चाहती हो? उमर ने दांत पीसते हुए बावर कराया। नाइमा बेगम ने गौहर रहमान से बात की लेकिन उन्होंने इस मौजू को कुछ खास अहमियत ना दी थी। अभी वो कम उम्र और ना समझे, कम से कम 4 साल तक तो अभी इसके मुतालिक सोच भी नहीं सकता। और वो उनके जवाब पर गहरी सोच में मुतफिक्र हो चुकी थी। ऐना ने वाज़ेह लफ्ज़ों में धमकी दी थी, अगर जल्द से जल्द उसकी शादी नहीं हुई तो घर छोड़ कर चली जाएगी। और वो उसके हर तरह में ज़िद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर भी आखिरी कोशिश के तौर पर उमर को उसके पास भेजा, जिसके इस्तफसार पर वो ऐना सपाट नजर से घूरते बोली, तो उमर देखिए अपनी, यू आर जस्ट 18। उमर बना उठा। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। ऐना, समझने की कोशिश करो। मामा बहुत डिस्टर्ब है तुम्हारी बेटी की जिद पर। उमर ने उसे समझाना चाहा। ये मेरी जिद नहीं, मेरा शौक है। वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी है, तो फिर जब अब मेरा दिल चाह रहा है तो अब क्यों नहीं? तुम्हारी जिद हो या तुम्हारा शौक या तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन पहले तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे फिर तुम्हारी शादी होगी। कम से कम ग्रेजुएशन तो शर्त है। नाइमा बेगम का सब जवाब दे चुका था। उन्होंने अपने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। कुछ दिन बाद एग्जाम थे और वो वसी शाह की पोइट्री, नूरजहां के गीत और इब्न इंशा के कालम पढ़ती रही। ऐना, तुम्हारा दिमाग ठीक है? सुंदस ने कई बार उसे टोका पर उसे परवाह ही ना थी। उसे तो फेल होना था, वो भी इंतहाई शानदार अंडों के साथ। और उसकी मार्कशीट देखकर गौहर रहमान पर सख्ता तारी हो चुका था। कोलंबिया की गोल्ड मेडलिस्ट की इकलौती बेटी 1100 में से 1 मार्क्स भी हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने बोर्ड से इसकी पेपर्स निकलवाए और आंसर शीट्स दर्ज की। जे मैं होंदी ढोलना सोने दी तवेड़ी। ये पढ़कर उनका सदमे से बुरा हाल था। तैश से घर आकर उन्होंने सारे पेपर्स के मुंह पर दे मारे। क्या है ये सब? ऐना ने पहली बार उन्हें इतने जलाल में देखा। वो तो खुद बोर्ड वालों की बदज़ोकी और कमीनगी पर हैरान थी। केमिस्ट्री के पेपर में आखिर बगैर किसी वीज़े और टिकट के लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की सैर करवाई थी उसने। और उर्दू में वसी शाह की नज़में और मैथ में मलका तरन्नुम की गीत। आखिर कोई तो नंबर दिया होता। डैडी, वो ऐना ने भी लब खोले थे कि सन्नाटेदार थप्पड़ से दिल में तारे दिखा गया। ऐना लड़खड़ाकर सोफे पर गिरी। नाइमा बेगम और उमर अपनी जगह शशदर रह गए। कल से तुम दोबारा फर्स्ट ईयर क्लास में बैठोगी, वो फैसला सुनाकर वहां से बाहर निकल गए। रात भर ऐना ने कुछ नहीं खाया था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी नहीं आई। ऐना कहा है? गौहर रहमान को अपनी फ्रंट की चेयर खाली नजर आई तो ससरी अंदाज में नाइमा बेगम से इस्तफसार किया।
जबकि उसके रिजल्ट की वजह से वो रात भर डिस्टर्ब रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी लाडली बेटी पर हाथ उठाया था और उसका दुख भी था उन्हें। अपने बेडरूम में होगी, नाइमा बेगम ने सरसरी सा जवाब दिया। उमर, जाओ उसे बुला कर लाओ। रिस्ट वॉच पर नजर दौड़ाते उन्होंने उमर को ऊपर भेजा और खुद कुर्सी के बैग से टेक लगा कर इंतजार करने लगे। 5 मिनट बाद फूक चेहरे के साथ उमर सीढ़ियां उतरता नीचे आया तो उसके हाथ में एक सफेद लहराता हुआ कागज था। डैडी, वो तो घर छोड़कर चली गई। उमर के हवास उड़े हुए थे। गौहर रहमान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सर पर बम ब्लास्ट कर दिया हो। जमीन उन्हें अपने मरकज से हटती हुई महसूस हो रही थी। नाइमा बेगम सपाट नजरों से बाप बेटे के मुतहिर चेहरे को देख रही थी और आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। इतनी सुबह कहाँ जा सकती है वो? गौहर रहमान लाउंज की सीढ़ियां उतरकर भागते हुए मेन गेट तक आए। गेट कीपर अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। 9 बजे उनकी एक अहम मीटिंग थी, लेकिन इस वक्त तो उन्हें जैसे सब कुछ भूला हुआ था। परवाह थी तो सिर्फ अपनी इज्जत की कि किस तरह उसे दाव पर लगने से बचा सके। तुमने ऐना को बाहर जाते हुए देखा है? गौहर रहमान ने पूछा। नहीं साहब, मैंने बीवी को बाहर जाते नहीं देखा। हम सुबह से यहीं पे खड़ा है। वो उनका पुराना वफादार मुलाजिम था, कम से कम उनसे तो झूठ नहीं बोल सकता था। पोर्च में गाड़ियां भी दोनों खड़ी हुई थी। रात में बाहर गई थी, तुमने देखा? अपने ही मुलाजिम से बात करते उनका लहजा टूट रहा था। तो खान ने नफीमत से हिलाया। अच्छा, बस ज़्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अपने ही रूम की अलमारी के पीछे घुसकर ऐना उसी अर्जेंट मोबाइल दोस्ती वाले से बात कर रही थी जो कह रहा था, देखो ऐना, भाई का मौसम कितना हसीन है और दिल फरेब है। इस बरसती बारिश में सड़क के किनारे किसी शेड के नीचे खड़े होकर काश तुम मेरे साथ पानी पूरी खा रही होती। और उधर जैसे जैसे शाम ढल रही थी, गौहर रहमान की फिक्र और तशवीश और गम में इजाफा होता चला जा रहा था। उसकी सारी फ्रेंड्स उसके घर, स्कूल और बहाने बहाने से करीब के अजीज़ों में भी वो मालूम कर चुके थे, लेकिन ऐना कहीं नहीं थी। उमर तो लाहौर के सारे पार्क, लाइब्रेरियां तक छान आया था और अब वो छत, स्टोर रूम और ऐना के बेड का तफसीली जायजा ले रहा था। क्या उसने मेरे थप्पड़ की वजह से ही हरकत की? वो काफ़ी मलूल और दिल गुरफ्ता लहजे में बोल रहे थे। नाइमा बेगम ने चौंकर उन्हें देखा और बेगा लहजे में बोली, नहीं, आजकल उसने ऐसी जिद पकड़ी हुई है। कैसी जिद? वो एकदम टिट गए। शादी की जिद। कुछ रोज़ कबल कह रही थी कि अगर हमने उसकी शादी नहीं की तो घर से भाग जाएगी। तो तुम मुझे ये अब बता रही हो? उनके आबरू तन गए। आपसे जिक्र क्या तो था। नाइमा बेगम घबराई कि अब सारा इल्ज़ाम इन्हीं के खाते में दर्ज होगा। अहमक औरत। डैडी, मामा ऊपर आए। उमर रीलिंग पर झुका उन्हें बुला रहा था। वो बातें अधूरी छोड़कर ऊपर ऐना के बेडरूम में आए तो उमर उनका हाथ पकड़ के सेफ अलमारी के पीछे ले गया, जहाँ वह सुकड़ी सिमटी से दीवार के साथ टेक लगाए बेखबर सो रही थी। उन्होंने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और उस पर कंबल उड़ाकर एक फैसला करते हुए उठ खड़े हुए। ऐना के लिए जो चंद एक प्रपोजल मौजूद थे, उन्हीं में से उन्होंने एक सैफ अली का इंतखाब किया। फिलहाल सिर्फ निकाह होना था, रुखसती 2 साल बाद। वो नाम सुनकर ही खुश हुई थी। सैफ अली खान जैसा ही डैशिंग होगा, उसे देखकर क्लास की लड़कियां समरा के फियांसी के गुन गाना भूल जाएंगी। दिल ही दिल में ऐना खुश होते क्लास में अपने निकाह की खबर नशर की तो लड़कियों का जमे गफीर उसके इर्द मंडला आया। सब इशारा कर रही थी कि अपने फियांसी की फ़ोटो दिखाए। उसने कह दिया कि अब निकाह के पिक्चर्स में ही देख लेना। शादी के बाद तुम पेरिस चले जाओगे? रुमाना ने हसरत हमेश लहजे में पूछा। जाहिर है, ऐना इतला कर बोली। पेरिस तो बहुत खूबसूरत है यार, तुम बहुत लकी हो। ये मैरीन थी जो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली थी, जो पेरिस को फिल्मों में देखकर ही आहें भरती थी। सैफ अली खान का तो अपना बुटीक है, हर रोज़ नया सूट। मज़े आ जाएंगे तुम्हारे। रक्षंदा ने आह भरी। इतनी बोरिंग पढ़ाई से भी तो जान छूट जाएगी, सुइना ने मुंह फुलाते हुए कहा। केमिस्ट्री के फार्मूले रटने से उसकी जान जाती थी। काश ये पढ़ाई भी प्यार की तरह होती यार, खुद ब खुद हो जाती। हानिया ने दोनों बाजू फैलाकर पीछे गिरने की एक्टिंग की तो एक ज़बरदस्त कहका पड़ा। क्लास ने मिलकर उसे फेयरवेल पार्टी दी और समरा ने भी अपनी खुद साख्ता नाराज़गी को ख़त्म करते उसे मुबारकबाद दी। मिस सानिया ने अपने जोड़े पर लगाए जाने वाले सारे पेन वापस किए तो वो जी भरकर हैरान हुई। हालांकि ये काम वो बड़े खुफिया तरीके से करती थी। उसमें उमर का वो कीमती पेन भी था जिसके लिए वो इतना लड़ा था। शाम को वो मामा के साथ जाकर अपना वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह ले आई और अब डिनर करने के बाद सब सो चुके तो अपना लहंगा पहनकर सिंगार मेज़ के सामने खड़ी खुद को हर जाविये से देख रही थी। जब सेलफोन की बीप बजने लगी, दूसरी जानिब वही था, अर्जेंट मोबाइल दोस्ती वाला। एक बार उसने ये सर्विस यूज़ की थी और उसके बाद से रोज़ रॉन्ग कॉल्स आती थी उसे, लेकिन सिवाय उस लड़की की उसने कभी किसी से 2-3 बार से ज़्यादा बात नहीं की। हेलो, ऐना ने सेलफोन कान से लगाया। आज मैं बहुत खुश हूँ ऐना, शौक लहजे में गुनगुनाहटें अच्छी लग रही थी। क्यों? वो मुतरन्नम आवाज़ में बोली। 5 रोज़ कबल तुमसे 6 घंटे बात हुई थी। ये उस रोज़ की बात है जब वो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। उसने बेमकसद घंटे उससे बातें करते हुए गुजार दिए थे
और आज 5 रोज़ की कशमकश के बाद मुझ पर ये इंकशाफ हुआ है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू। वो एक जज़्ब के आलम में बोल रहा था। ऐना कुछ पल सुनती रही, फिर उसकी कैफियत से हिज़ उठाते हुए खुफकी से बोली, और मैं क्या तो फ्लर्ट कर रही थी तुम्हारे साथ? नहीं ऐना, मुझे यकीन है तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ये सच भी है, मैंने दोस्ती की इब्तिदा महज यूं ही दिल लगी की खातिर की थी, लेकिन अब मैं सीरियस हो चुका हूँ। अगले पूरे 17 मिनट जब तक उसने अपने दिल का हाल सुनाया और फ़ोन बंद किया तो एक इस्तदाइया मुस्कुराहट ऐना के लबों को छू गई। तुम जैसे फ्लर्ट बाजों को मुझे अच्छी तरह हैंडल करना आता है। मसरूफियत भरे दिन यूं ही पलक झपकते गुजर गए। निकाह का दिन अपनी तमाम तर तनाइयों समेत जलवागर हुआ। दिन का फंक्शन था। नाश्ते के बाद वो अपनी चीज़ें समेट कर पार्लर जा चुकी थी। वहाँ से जब वापस मैरिज हॉल आई तो काफ़ी मेहमान आ चुके थे। ब्राइडल रूम में सुंदस और मैरीन उसकी मुंतज़िर थी। ऐना, तुमने तो करीना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेड डर्रू से लगे में उस पर टूट कर प्यार आया था। सबने इंतहाई वालहाना अंदाज में सराहा। ऐना खुद भी आईने में अपना अक्स देखकर मबहूत खड़ी रह गई थी। फोटोग्राफर मुख्तलिफ पोज में उसकी तस्वीरें ले रहा था। जब बारात का शोर उठा, सब लोग एंट्रेंस की जानिब लपके। अल्लाह करे दुल्हा भाई भी सैफ जैसे ही हो, मैरी ने हाथ उठाते हुए कहा तो सुंदर हंसी। क्यों, तुमने दोनों की फिल्म बनानी है? लेकिन ऐना का ध्यान तो शीशे के पार से एंट्रेंस पर खड़े दूल्हे की जानिब था। करीम कलर की शेरवानी में उसकी सांवली रंगत बेहद वादिया थी। दरमियाना कद, वाजिबी सा नक्शा, हेयर स्टाइल भी कुछ खास था। रुमाना और महरीन की सारी शौकी भग से उड़ी। वो अब दोनों खामोश नजरों से एक दूसरे को देखते गुमसुम से खड़ी थी। ऐना ने उड़े उड़े हवासों के साथ उन्हें देखा। मैं ये शादी नहीं करूंगी, ऐना का अंदाज करते ही था। क्या? तीनों की चीख निकल गई। इतने में उमर अंदर चलाया। कब्र खाली कर दो, निकाह को आने वाले हैं। ऐना का हलक खुशक हुआ। डैड पर भरोसा करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उमर प्लीज कुछ करो, मुझे ये शादी नहीं करनी। ऐना उसके बाजू। इलाज है तुम्हारा, समझाया था मैंने, लेकिन तुम्हें अपने सिवा किसी और की कहाँ परवाह थी। उमर के बच्चे, ऐना ने दांत पिसे। ये हिसाब किताब के खाते फिर कभी खोल लेना। फिलहाल ये सोचो कि शादी को कैसे मुलतवी किया जा सकता है। अब क्या मसला है? उमर जी छोड़ उठा। उस सड़े हुए बैंगन से शादी से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, ऐना ने कहा। तो फिर खुदकुशी कर लो, क्योंकि इनकार की सूरत में तो डैडी वैसे ही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उमर मज़े से स्टूल पर चढ़कर बैठ गया। अगर मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूँ तो? ऐना ने पूछा। तो मैं तुम्हें गुदगुदी करूँगा। उमर ने उसका जुमला मुकम्मल किया। रुमाना कोई ऐसी चीज़ तलाश करो जिसकी हल्की सी ज़रब लगने पर मैं फ़िलहाल सेंसलेस हो सकूँ। ऐना खुद भी चारों जानिब नज़रें घुमा रही थी और फिर उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखा क्रिस्टल का गुडलान नजर आया। हाँ, ये ठीक है। सोच लो, ज़रब ज़रा सी भी कारी पड़ गई तो वीज़ा ऊपर का भी लग सकता है, और फिर दिमाग का मामला तो बहुत नाजुक होता है। तुम कोमा में भी जा सकते हो, या हो सकता है कि होश में आने के बाद तुम्हारी याददाश्त चली जाए, या फिर तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठो। उमर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते इतने मनफी पहलू दिखाए कि घबराहट में ऐना के हाथ से वो छूट ही गया था। अब क्या करूँ? क्लास में जो डींगे मारनी थी मार चुकी। समरा को जेलस कराना था, करवा लिया, लेकिन इस बंदे से शादी करके मेरी तो ज़िंदगी का कबाड़ा हो जाएगा। डैडी को इससे रिश्ता जोड़ते हुए भला मैं नज़र नहीं आई? ऐना रूहानी हो चुकी थी। वैसे भी उसके डैडी एक आइडियल पर्सनालिटी के मालिक थे, ग्रेसफुल और बावकार, वेल ड्रेस्ड। ऐना ने भी फितरी तौर पर सोच लिया था कि उन्होंने अपने जैसे ही कोई शख्स सिलेक्ट किया होगा। अब 2 हफ्तों के रिमाइंड पर तो गोहर नयाद दरियाफ्त करने से रहे हम, उमर ने कहा। मुझे ही कुछ करना होगा। ऐना ड्रेसिंग टेबल के जानिब बढ़ी और पूरी कोशिश के साथ अपना माथा शीशे के कांच से टकराया। कांच की किरचियाँ चटक कर उसके सर में घुसी थी। अब वहाँ खून का फव्वारा फूट पड़ा था। ऐना ने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले ही पल वो दबड़ाकर जमीन पर गिरी। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो चारों अपनी जगह उछल कर रह गए। दो दिन अस्पताल में गुजरने के बाद वो घर आ चुकी थी, लेकिन उमर के सिवा उससे कोई बात नहीं कर रहा था। शाम के खाने पर वो डाइनिंग हॉल में ही तो डैडी उसे देखकर उठ खड़े हुए। नाइमा, मेरा खाना कमरे में भिजवा देना। आपको कमरे में जाकर खाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ। एक झटके से उठकर ऐना खटखट सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर टेरेस पर आन खड़ी हुई। गौर रहमान पहले भी उससे खफा थे, लेकिन इतनी संगदिली और कठोरपन पर उससे सोचकर रोना आने लगा। उमर ने उसे शानों के गिर्द बाजू लपेटकर उसे अपने साथ लगा लिया। अच्छा प्लीज़ रोना तो बंद करो, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। लेकिन ऐना मज़ीद जोर शोर से रोने लगी। चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तुम्हें बोटिंग का वो शौक है ना, आज तुम्हारे साथ कश्ती मैं चलाऊँगा। अगरचे काफ़ी अहमक लगूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर ये पागलपन करके देख लेंगे। और तुम सोच भी नहीं सकती कि इसके बाद में तो तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाला हूँ। 5 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर। और ये देखो, मेरे पास आतिफ असलम के कॉन्सर्ट के 2 पास भी हैं।
आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। एना अपनी नाक सुखेड़ते हुए बोली तो उमर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं कुछ देर के लिए तसव्वुर कर लूंगा। उमर, एना रोना बोलकर अब उसे घूरने लगी। सॉरी। उमर ने झट से कान पकड़ लिया। डैडी मुझसे खफा है, मम्मी भी मुझसे बात नहीं कर रही। जो तुमने किया है उसके बाद तो हक बनता है उनका, बट डोंट वरी, हम उन्हें मना लेंगे। 2 रोज बाद उनकी बर्थडे है। हाँ, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करने आऊँगा तो कुछ सरप्राइजिंग सा एहतमाम भी करेंगे। तजवीज़ अच्छी थी। एना फ़ौरन मुतफिक हुई, लेकिन जब 2 रोज़ के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस हाफ लीव लेने गई तो उन्होंने साफ माजरत की। सॉरी बेटा, आपके डैड की जानिब से परमिशन नहीं है। लेकिन वो भी आना थी, छुट्टी मिले ना मिले उसे घर तो जाना ही था। अगले 10 मिनट में तमाम स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल समेत रोड पर खड़े थे। बस उनमें से वाहिद वो थी जो बैग के साथ भागी थी। ये स्कूल के बाहर रश कैसा है? उमर ने हैरत से पूछा। पहले गाड़ी स्टार्ट करो फिर बताती हूँ। उसका सांस फूला हुआ था। उमर ने जल्दी से वाइट होंडा स्ट्रोक स्टार्ट की और यू टर्न लेने के बाद एक बार फिर सवालिया नजरों से एना को देखा, जो मिनरल वाटर की बोतल मुंह से लगाए अब काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी। छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैंने ग्लास का पंखा हिलाकर शोर मचा दिया कि जंजला आ गया है। बस किसी ने आओ देखा ना ताव देखा और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। बात के इख्तिताम में उसकी मुस्कुराहट कहके में बदल चुकी थी। उमर जो उससे बोतल लेकर पानी पी रहा था उसे ऐसा चुलूगा कि बेचारी की सारी शेड गीली हो गई। एना, तुमने सच में ऐसा किया है? हाँ। एना टिश्यू से उसकी शर्ट साफ कर रही थी। ओह माय गॉड! कॉलेज के अहमकानापन पर उसे भी हंसी आने लगी। रास्ते में रुककर दोनों ने बलून्स, कैंडल, फूल और दूसरा डेकोरेशन का सामान खरीदा। मम्मी आज घर में नहीं थे, डैड अपने ऑफिस में थे। उन दोनों के पास अपनी तैयारी के लिए काफ़ी वक्त था। गौहर रहमान साहब काफ़ी ख़राब मूड के साथ घर में दाखिल हुए, लेकिन जो ही लाउंज पे कदम रखा समा ही बदल गया। फूलों की बारिश, बलून्स, सुनहरी लड़ियाँ और कागजी फूलों से सजा लाउंज, बड़ी बड़ी कैंडल्स, सेंट्रल टेबल पर रखा गया केक, पियानो की मुतरन्नम धुन और समातों से टकराती एना की आवाज़। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर स्वीट डैड। एना भागकर उनसे लिपट गई। इतने खुशगवार माहौल में उन्हें अपना गुस्सा साइड पर रखना पड़ा। नाइमा बेगम भी आज उनकी फेवरेट साड़ी जेबतन किए काफ़ी दिल से तैयार हुई थी। खाने की मेज़ पर आज सारी उनकी फेवरेट डिश थी और वो मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपनी फैमिली के बीच खड़े बच्चों के माने केक काट रहे थे। एना ने बर्थडे कैप उनके सर पर रखी। आई एम सॉरी डैड। केक खाने के बाद मौका गनीमत जानता है एना ने फ़ौरन माजरत की, लेकिन उनके आबरू तन गए। माजरत उस बात पर की जाती है जिसे हम रिपीट नहीं करते। आज कॉलेज में जो किया आपने उसकी मुझे इत्तला मिल चुकी है। एक तो डैड के बासोक जराए, इतनी जल्दी तो जीव वाले भी खबर नशीर नहीं करते। एना दिल में जलकर रह गई, लेकिन डैडी के सामने मासूम बनना भी जरूरी था। सॉरी डैड। एना, मैं मजीद तुम्हारी किसी हमाकत का मुतमिल नहीं हो सकता। तुम कोई बच्ची नहीं रही, अपने अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी लाओ और ये फजूल हरकतें छोड़ दो। कल को अपना ससुराल जाओगी, वहाँ कौन बर्दाश्त करेगा ये सब? या फिर तुम तमाम उम्र हमारे सर झुकाए ही रखोगी? डैड प्लीज़ ऐसा तो मत कहें, प्रॉमिस अब कभी शिकायत नहीं होगी। उनकी आखिरी बात पर उसने तड़प कर सर उठाया था और फिर उनके गले लग गई, तो उन्होंने भी उसे फ़ौरन माफ़ कर दिया। एना, कहाँ थी तुम? इतने नंबर तुम्हारा ऑफ रहा, मैं कितना उदास हो गया था। फ्री पीरियड था तो उसने लॉन मारकर सेलफोन ऑन किया तो फ़ौरन उसकी कॉल आ गई। हाँ बस मैं बीमार थी, एना बेजारी से बोली। क्या हुआ था? वो बेचैन हो उठा। टेम्परेचर था। ज़रूर तुमने ठंड में आइसक्रीम खाई होगी या फिर बारिश में भीगी होगी। तुम्हें कैसे पता चला? हालांकि इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, फिर भी उसने मज़े से उसके अंदाजे की तस्दीक की। बस मैं जानता हूँ तुम्हें, वो भी खुफकी से बोला। अच्छा, तो कितना जानते हो मुझे? एना ने एक बार आँख बंद करते पास बैठी सिंदस को देखा, जो इशारे से फ़ोन बंद करने पर इशारा कर रही थी। एफएसी में खिलाफ तवक्को उसने सेकंड डिवीज़न ले ली थी। रोमाना ने पढ़ाई छोड़ दी थी और महरीन शादी के बाद अपने शौहर के साथ दुबई जा चुकी थी। बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो। बुध ने वो शौक से बोला कि एना ने चटपटाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तुम अभी भी उससे बात करती हो? हस्बे मामूल सुंदस ने उसे घूरा। तुमने केमिस्ट्री के नोट्स बना लिए? एना ने जवाबन बात बदल दी। हाँ, और तुमने? उसने उल्टा सवाल पूछा। मैं तुमसे कॉपी करवा लूँगा, फिलहाल तो ऑडिटोरियम जा रही हूँ, मुझे अनारकली की रिहर्सल भी करनी है। एक हफ्ते बाद कॉलेज में यूथ फेस्टिवल था जिसकी तैयारियां चल रही थी और एक हफ्ते बाद स्टेज पर बैठे चीफ गेस्ट को देखकर लड़कियों ने मुंह में उंगलियां डाल ली थी। ये लगता है जैसे उन्होंने पालू देख लिया हो। एना को इतनी रिहर्सल के बावजूद अपने डायलॉग बोल रहे थे। घर आकर भी वो डिस्टर्ब रही थी। अजीब जादूगर था। एक ही नज़र में उसने शहर तारी कर दिया था। कितने ही दिनों से वो बेजार सी रही थी। उमर कह रहा था, मैंने तुमसे ज़्यादा मूडी लड़की नहीं देखी। डैडी मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अकेला जाकर बोर हो जाऊं। डैडी के किसी बिजनेस फ्रेंड की घरेलू तकरीब थी, वो उमर को साथ ले जाना चाहते थे। अगर
कि आगे चलकर उमर को भी सारा बिजनेस संभालना था, लेकिन उमर की जिद थी कि ऐना भी साथ चले और ऐना का मूड नहीं था। लेकिन जब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया तो ऐना को उठना ही पड़ा। बात लेने के बाद ऐना अपनी वार्डरोब के सामने खड़ी थी, मुख्तलिफ मलबूसात का जायजा ले रही थी। मम्मी ने सारे ऊट-पटांग फंक्शन वाले ड्रेसेस निकालकर कामवाली को दे दिए थे। थक हार कर उसने लाइट फिरोजी रंग का शलवार सूट, जिस पर ग्रे सिल्वर कढ़ाई और मोतियों का काम बना हुआ था, निकाल लिया। जब से निकाह के रोज़ वाला हादसा पेश आया था और डैड के सामने वो शर्मिंदा हुई थी, मामा भी गोया उस पर रौब जमाने का मौका मिल गया था। उठता बैठता बस बुड़बुड़ाई ही जाती थी। मुझे तो अब ऐना की फिक्र रहने लगी है। जिस लड़की की बारात वापस जा चुकी है, वो कौन करेगा उससे शादी? एक तो ऐब लग गया ना, और अब शलवार सूट के साथ दुपट्टा ओढ़ने की सख्ती से हिदायत की जाती थी। तैयार होकर नीचे आई तो उमर और डैड उसके इंतजार में थे। चले, ऐना पास आकर बोली तो वो दोनों उठ खड़े हुए। मामा भी रास्ता भर उसे नसीहत करते हुए आई थी। दुपट्टा अच्छी तरह से ओढ़ना, ज़्यादा पटर पटर मत बोलना, सलीके से रहना और ज़्यादा हंसना मत। मामा क्या प्रॉब्लम है आपको? ऐना जुस्बत होकर रह गई। ऐसी ही तकरीबात में ख्वातीन अपनी बहुएं पसंद करती हैं। अल्लाह करे कोई अच्छा सा प्रपोजल तुम्हारे लिए भी आ जाए। ऐना सर झटककर बाहर झांकने लगी। तकरीब का एहतमाम लॉन में था। वलीमे का फंक्शन था, इसलिए ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, या फिर शायद अभी दुल्हन वालों के मेहमान नहीं आए थे। फूलों से सजे स्टेज पर दूल्हा दुल्हन अपनी फैमिली के साथ फोटोशूट करवा रहे थे। मामा और डैड मिलने मिलाने में मसरूफ थे और ऐना और उमर एक टेबल पर आ बैठे। ऐना, परसों हमारा ट्रिप मरी जा रहा है, उमर ने याद आने पर इतला दी। वैसे भी वो उसे कॉलेज की सारी बातें सुनाया करता था। छोड़ो यार, तुम्हें क्या करना है वहाँ जाकर? अभी लास्ट छुट्टियों में मरी, कागान, नारान और शुगरान तक घूम आए हो। हाँ, लेकिन तब स्नोफॉल नहीं हो रहा था। वैसे भी फ्रेंड्स के साथ जाने का अपना ही मज़ा है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, बहुत इंजॉयमेंट होगी। हरमत और रिता भी तुम्हें इतना मिस कर रही थी। इजाफे के तौर पर उसने अपने क्लासमेट्स के नाम ले लिए। अच्छा, देखूंगी। मम्मी एक खातून के साथ इसी जानिब आ रही थी। ये मेरी बेटी है अमरीन और ये उमर। मम्मा उनका ताल्लुक़ करा रही थी। दोनों ने उठकर उनसे मुसाफा किया। उसकी नज़र दूर खड़े उस अपालू से जा टकराई। दरकनों का शोर यकलक ही बढ़ गया था। वो खातून की टेबल पर ही बैठ चुकी थी और ऐना की नज़रें उसकी तलाश में सरगर्दा थी। जाने एक लम्हे में वो कहाँ से कहाँ गायब हो गया था। शहरयार को भी इधर ही बुला लें, मम्मा उन खातून से कह रही थी। उन्होंने सर हिलाकर सेलफोन से मैसेज किया तो कुछ देर में उनकी टेबल की सिम चला आया। जी मामा, खातून ने दोनों का तारुफ करवाया। रस्मी अलीक से लेकर वो उनकी टेबल पर आकर बैठ गया। उमर और शहरयार बिजनेस की बातों में मशगूल हो चुके थे। अपनी देव मलाई शख्सियत की तरह उसका हिजर भी किसी सैर अंगेज की तरह था। नजरें भटक भटक कर उसका तवाफ चाहती थी, लेकिन वो अपनी फनकाराना सलाहियतों को बरकाए लाते दिल पर जबर किए बैठी रही। वो जितना डिसेंट, महज़िब और तहज़ीब याफ्ता था, यकीनन उसका तसव्वुराती पैकर भी इतना ही बावकार, खुशरू और आइडियल लड़की की डिमांड करना होगा। आप क्यों इतनी खामोश है? अचानक ही शहरयार ने उसे मुखातिब किया तो ऐना घबरा गई, यूँ जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, या फिर उसका रौब था कि उस जैसी ओवर कॉन्फिडेंट लड़की का भी अपना सारा एतमाद फक से उड़ता हुआ महसूस हुआ। ये तो बिल्कुल सोचे नहीं, और उमर के सिवा तो आज तक इसने किसी लड़की से बातचीत वगैरह नहीं की। तालीम के सिलसिले में भी हमने इसके लिए गर्ल्स कॉलेज का इंतखाब किया। मम्मा फ़ौरन बीच में कूदी। उसकी नज़रें ऐसे ही शहरयार की जानिब उठी तो वो बड़ी गहराई से उसका जायज़ा ले रहा था। ऐना की पलकें लरज़ उठी और आर्ज़ों पर आन गिरी। अलबत्ता शहरयार की मम्मी ने काफ़ी तौसीफ़ी नज़रों से उसे देखा। अच्छी बात है, वरना मॉडर्निज़्म के नाम पर आजकल की लड़कियां जिस कदर बेरार रवि का शिकार हैं, मुझे तो ये सब पसंद नहीं। हमारा मज़हब भी यूँ आज़ादाना मेलजोल की इजाज़त नहीं देता। गुफ्तगू का रुख किसी और तरफ मुड़ चुका था और कुछ ही देर में डैडी भी एक सोबर और ग्रेसफुल शख्सियत के हमरा आए, जो कि शहरयार के डैडी थे। उसके बाद डिनर काफ़ी खुशगवार माहौल में किया गया था। जाने से कबल फ़ोन नंबर्स के तबादले भी हुए थे। उन खातून के साथ मम्मा की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक हफ्ते बाद उसके लिए शहरयार का प्रपोजल आ गया। मम्मा की तो ख्वाहिश पूरी हुई थी, उमर भी खुश था। डैडी को भी किसी किस्म का एतराज़ नहीं था। सो कुछ दिन घर में ये मामला ज़ेर बहस रहा और फिर डैडी ने उसकी रज़ामंदी जानकर बाकायदा तौर पर हाँ कर दी। एग्ज़ाम से फारिग होते ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अभी भी वो शॉपिंग करके लौटी जब उमर को लॉन में बैठा देख उसकी जानिब आई। उमर फ़ोन पर शहरयार से बात कर रहा था। बात करोगी? उमर ने इशारे से पूछा तो नफ़ी में सर हिलाकर ऑरेंज जूस का सिप लेने लगी। उसका ख्याल था वो जितना रिजर्व रहेगी, शहरयार इतनी ही उसकी रिस्पेक्ट करेगा। लगता है डैडी को कंगाल करके तुम इस घर से जाओगी। फ़ोन बंद करने के बाद उमर की जानिब मुतवज्जह हुआ। इशारा ढेर सारी शॉपिंग बैग की जानिब था। हाँ, तो मैं अकेले सब हड़प करने थोड़ी ना दूंगी। ऐना मुस्कुराते से अपनी शॉपिंग दिखाने लगी और उसके जाने के बाद वो दोबारा सब सेट करके बैग में ठूस रही थी जब उसका सेल बजा।
अर्जेंट मोबाइल दोस्ती नंबर पर नजर पड़ते उसके चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए। आज इससे तो जान छुड़ानी पड़ेगी, कुछ सोचते उसने सेलफोन कान से लगाया। कैसी हो ऐना? उसका खूबसूरत गंभीर लहजा समातों से टकराया। बहुत खूबसूरत, ऐना बेजारी से बोली। हाँ वो तो तुम हो, उसका कहकर बस आखता था। तुमने कहाँ देखा? ऐना छिटकी। किताबें दिल में ढेर सारे वर्क हैं और हर सफ़े पर मोहब्बत ने अपने तख्यील से तुम्हारे नक्कुश तराश रखे हैं। कभी सोचता हूँ ऐना ऐसी होगी, कभी सोचता हूँ वैसी होगी। अच्छा, ऐना ने बेख्तियार गहरा सांस भरा। मेरे एमबीए के एग्ज़ाम हो चुके हैं और मैंने डैड का ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। मुझे लगता है वक्त आ चुका है हम इस मोहब्बत को किसी मुकद्दस रिश्ते में बांध लें। तो मुझे अपना एड्रेस दो, मैं डैडी से बात कर चुका हूँ, वो 1-2 रोज़ में आएंगे तुम्हें मांगने। उसके संदीजा लेकिन शौक लहजे में कही बात पर ऐना एक पल के लिए साकत रह गई। फिक्र मत करो, लड़कियां कहती हैं मैं बहुत हैंडसम हूँ, तुम्हें ज़रूर पसंद आ जाऊँगा। उसकी खामोशी को हया समझते हुए छेड़ने लगा। मुझे तुम्हें यही बताना था कि मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। तेरे लब मुस्कुराते हैं। ऐना ने दूसरी तरफ गुजरने वाली क़यामत का भरपूर हिस्स उठाया, लेकिन लहजा यूं था जैसे दुख से बोल रही हो। ऐना, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ जैसे पाताल से आई थी। मैंने बहुत कोशिश की, काफ़ी अर्से से सबको मना रही हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मान रहा। उल्टा जब मम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़े तो मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना पड़ी। तुम जो जानते हो हम लड़कियाँ कितनी मजबूर होती हैं, वरना तुम्हारे बगैर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। ऐना, मुझे एक कोशिश तो करने दो। मुकाबिल का लहजा भीग गया। अब कोई फ़ायदा नहीं, ऐना दिलगिरफ्ती से बोली। एक आखिरी बात मानोगी? वो बड़ी याद से पूछ रहा था और शायद रो भी रहा था। ऐना ने लब काटते आंकी। पहली बार उसे उस पर तरस आया था। उसकी दिलगिरफ्ती किसी के लिए दिल का रोग बन गई थी। वो सिर्फ उसकी तस्वीर मांग रहा था। वो कह रहा था किताबें दिल के सारे नकुश अधूरे हैं और कुछ नहीं तो मोहब्बत की अधूरी तस्वीर मुकम्मल कर दो। ऐना ने जल्दी से उसे सुंदर की तस्वीर सेंड की, ये सोचे बिना कि उसकी हरकत किसी के लिए जिद का बाइस बन जाएगी। और अब सुंदर उसे कह रही थी, तुम जानती हो वो मैं नहीं थी, और ये भी तुम्हें पता है कि वो कौन थे। अब तुम गवाही दो अमरीन, मेरे किरदार की गवाही दो। सुंदर उसे झंझोड़ रही थी। अगर उसने मुझ पर तलाक का दाग लगाया तो मेरी बीमार माँ सदमे में मर जाएगी। और मेरी माँ को बचा लो अमरीन, मेरे घर को टूटने से बचा लो। मेरे किरदार पर लगे चींटे तो वहीं धोने पड़ेंगे। तुम्हें गवाही देनी होगी। सुंदर उसके सामने गिर पड़ा रही थी और उसे अमरीन को अपना वजूद गहरे पताल में उतरता महसूस हो। एक जरा सी वक्ती इंजॉयमेंट उसे किसी जिल्लत के मकाम पर ले आई। अगर वो लब खुलती तो उसका अपना आशाने बिखर जाता। अगर वो मेहरबा लब रहती तो उसकी दोस्त उजड़ जाती। दरवाजे पर आहट हुई। दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सलार अंदर दाखिल हो रहा था। सुंदर को देखकर उस सलार की पेशानी शिकन आलूद हुई। सुंदर आस भरी मुल्तजी नज़रों से अमरीन को देखते उठकर बाहर चली गई, और वो जैसे पुलिस रात पर आन खड़ी हो। उसे आज एहसास हो रहा था कि लड़कियों को किस कदर मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। कुछ कहने की कोशिश में उसके लब कांप रहे थे। शरियार से दस्तबरदारी का कठिन मरहला जैसे उसकी रगों से खून निचोड़ रहा था। या खुदा कुछ ऐसा कर दे कि हम दोनों का भरम रह जाए। अमरीन दिल में दुआ गोती। अगर आप सुंदर की हिमायत में कुछ कहना चाहती हैं तो मैं इस मामले में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। आप नहीं जानती उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। सलार ने उसके नेवा लबों को देखते हुए कुछ कहने से रोक दिया। वो सुंदर से और मैं ऐना हूँ। भला आखिर उसने सोच लिया कि वो सच बोलेगी, चाहे उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। जबकि इस इंकशाफ पर सलार पूरे का पूरा उसकी सिमत घूम गया और फिर अपने और उसके माबेन रिश्ते की नोयत के बायस अपनी नज़रें झुका गया। तो फिर वह तस्वीर? सलार ने यूं ही नज़रें झुकाए उससे इस्तफसार किया। चलने में गलती से सेंड हो गई थी और उसके बाद मैंने सिम निकाल कर फेंक दी। अमरीन आंसू जब्त करते बोली। बहरहाल जो भी हो, अब शहरियार की निस्बत से आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। भूल जाएं कि आप मुझे जानती थी। सलार कहकर खिड़की में जा खड़ा हुआ। और सुंदर? अमरीन ने उसके हुक्म में आकर बोली। वो मेरा मसला है, मैं उसे मना लूँगा। सलार लब काटते पेशमानी से बोला। तो अमरीन पलके झपकाकर आंसू जब्त करती कमरे से निकल आई और मशकूर नज़रों से ऊपर आसमान की जानिब देखा। सिंदस की इज्जत की खातिर उसने सच्ची गवाही दी थी और अल्लाह ने उसका भरम रख लिया था। सलार यही समझ रहा था कि उसने घर वालों की मर्जी से शहरियार से शादी की थी और उसे कोई धोखा नहीं दिया, वरना कि औरत का किरदार शफाफ आईने के मानद होता है। मर्द को अगर इस आईने पर हल्की सी भी धूल नजर आ जाए तो वो उसके दिल से उतर जाती है, और दिल से उतरी हुई औरत से मर्द कभी मोहब्बत नहीं करता। ख़त्म शुड दी एंड। शॉर्ट नावल था बट स्टोरी अच्छी थी। बाकी आपको कैसा लगा? आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। अल्लाह हाफ़िज़।